नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय जैतारण द्वारा संचालित आज की इस ई क्लास में मैं नरेंद्र सिंह राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, आपका स्वागत करता हूं। पिछली ई क्लास में हमने प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में अध्ययन किया था। आज की इस ई क्लास में हम द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे। छात्र ध्यान देंगे कि पहले कर्नाटक युद्ध का प्रमुख कारण जहां यूरोपीय परिस्थितियां थी, वहीं द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण भारत की राजनीतिक परिस्थितियां थी, विशेष रूप से दक्षिण भारत की 3 रियासतों तंजौर, हैदराबाद और कर्नाटक। अब इसमें कई नाम आते हैं जिसके कारण से छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इनको एक जगह लिखा है सबको, और आपको ध्यान देना है कि कौन सा व्यक्ति विशेष किस रियासत विशेष से संबंधित है और उसकी क्या भूमिका है। क्योंकि जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध है वो कहीं ना कहीं इन्हीं 3 रियासतों से मुख्यतः संबंधित है। ये 3 रियासतें हैं, एक है तंजौर, दूसरी है हैदराबाद और तीसरी है कर्नाटक। हैदराबाद का इसमें लगभग 1751 तक भूमिका रही। उसके पश्चात ये जो संघर्ष था ये मुख्यतः कर्नाटक और तंजौर से ही संबंधित रहा। इस युद्ध का यदि सबसे प्रमुख कारण ढूंढे तो वो था अंग्रेज और फ्रांसीसियों द्वारा भारतीय नरेशों की राजनीति में हस्तक्षेप करके अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयत्न करना। इस दिशा में जो पहल हुई वो अंग्रेजों के द्वारा की गई। सामान्यतः छात्र ये पढ़ेंगे कि डुप्ले प्रथम व्यक्ति था जिसने अपनी सेनाओं को किराए पर देकर, यानी जो सहायक सेनाएं थी उसको किराए पर देकर एक प्रकार से राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया। लेकिन अंग्रेज़ों ने 1749 में तंजौर के उत्तराधिकार संघर्ष में भाग लेकर स्वयं धन व भू क्षेत्र प्राप्त किया था। तो आइए पहले देखते हैं कि तंजौर का उत्तराधिकार संघर्ष क्या था। तंजौर में इस समय पदच्युत शासक शाहजी तथा तत्कालीन शासक प्रताप सिंह के मध्य सत्ता संघर्ष चल रहा था। इस समय मतलब शुरू में अंग्रेज़ों ने शाहजी को प्रताप सिंह के विरुद्ध सहायता देने का वायदा किया। याद रखेंगे, पहले अंग्रेज़ों ने वायदा किया शाहजी को, और इसके बदले में शाहजी ने जितना भी युद्ध का खर्च था वो तथा देवी कोटाई नामक एक शहर है उसको अंग्रेज़ों का देने का वायदा किया। तंजौर के विरुद्ध पहला किया गया आक्रमण विफल रहा, किंतु अंग्रेज़ों ने जून 1749 यानी 23 जून 1749 को मेजर लॉरेंस के नेतृत्व में दोबारा से तंजौर पर आक्रमण किया तथा देवी कोटाई को जीत लिया। उसके पश्चात प्रताप सिंह ने कूटनीतिक ढंग से अंग्रेज़ों के साथ संधि कर ली तथा इस संधि के अनुसार प्रताप सिंह ने देवी कोटाई तथा उसके निकट का 36,000 रुपये वार्षिक भूभाग का क्षेत्र अंग्रेज़ों को दे दिया। इस प्रकार तंजौर में एक प्रकार से अंग्रेज़ों का प्रभाव स्थापित हो गया। यहाँ पर ख़ास बात यह थी कि पहले अंग्रेज़ों ने शाहजी की सहायता की, यानी वचन दिया, और बाद में उन्होंने प्रताप सिंह की मदद की। अंग्रेज़ किसी की मदद करना नहीं चाहते थे, वे केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि कर रहे थे। दूसरा आता है हैदराबाद का
उत्तराधिकार संघर्ष। हैदराबाद जैसे कि आप जानते हैं दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण रियासत थी। मई 1748 में हैदराबाद के शासक निज़ामुल मुल्क की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र नासिर जंग, याद रखेंगे छात्र इसके पुत्र का नाम है नासिर जंग, तथा उसके नाती यानी बेटी के पुत्र मुजफ्फर जंग के मध्य गद्दी के लिए उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो गया। इसका कारण ये था कि पुत्र होने के नाते नासिर जंग स्वयं को स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानता था, परंतु मुग़ल बादशाह ने मुजफ्फर जंग को दक्कन का सूबेदार नियुक्त कर दिया था, अतः वह भी अपने को गद्दी का दावेदार मानता था। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि हैदराबाद का जो उत्तराधिकार संघर्ष था निज़ामुल मुल्क की मृत्यु के पश्चात वो उसके पुत्र नासिर जंग और नाती मुजफ्फर जंग के मध्य शुरू हुआ, और प्रारंभ में जो शासक बना यानी निज़ाम बना वो था नासिर जंग। इसके पश्चात अब थोड़ा सा और ध्यान देंगे कि एक तीसरा संघर्ष शुरू होता है कर्नाटक में। नासिर जंग ने क्या काम किया कि दक्षिण के छोटे राज्यों और हैदराबाद के कुछ प्रभावशाली सामंतों का सहयोग प्राप्त तो कर लिया, किंतु उसे लगता था कि नासिर जंग का मुकाबला करने के लिए इतनी शक्ति पर्याप्त नहीं है, इसलिए वह सहायता प्राप्त करने के लिए मराठों के पास गया और जहां उसकी मुलाकात चंदा साहिब से हुई। अब ये चंदा साहब कौन था, ये मैं आपको पहले बता दूं कि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था उस समय मैंने बताया था आपको कि जो चंदा साहब है, ये चंदा साहब CHAND, चांदा बोल लो, चंदा बोल लो, ये जो कर्नाटक के नवाब थे दोस्त अली, उनके रिलेशन में थे, तथा अंग्रेज़ों ने जब 1740 में उनको हरा दिया था दोस्त अली को, तथा चंदा साहब को वो बंदी बनाकर अपने साथ ले गए थे। मराठे चाहते थे कि चंदा साहिब को बंदी बनाकर वो अधिक से अधिक धनराशि प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने उसको अपने पास रखा हुआ था। दूसरी तरफ कर्नाटक के नवाब अनूरुद्दीन को ये डर था कि कहीं चंदा साहब स्वतंत्र होकर उनके लिए मुसीबतें पैदा न कर दे, इसलिए अब ध्यान देंगे कि नासिर जंग सहायता प्राप्त करने के लिए गया मराठों के पास, और मराठों के पास इस समय बंदी था चंदा साहब। दोनों की आपस में मुलाकात हुई तथा चंदा साहब के माध्यम से डुप्ले भी इसमें शामिल हो गया। इस समय डुप्ले हैदराबाद और कर्नाटक में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था, इसलिए मराठों को उसने 7 लाख रुपए भुगतान करने की गारंटी दी, जिस कारण से 1748 में मराठों ने चंदा साहब को मुक्त कर दिया तथा उसे 3000 सैनिकों की सहायता भी दी। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि अब एक प्रकार का गुट बनता जा रहा है कि हैदराबाद से मुजफ्फर जंग का और कर्नाटक से जो दावेदारी कर रहे हैं चंदा साहब, उन दोनों का, और तीसरा जिसने मिडिल मैन की इसमें भूमिका निभाई, मध्यस्थ की, वो था डुप्ले। इन तीनों का आपस में गुट बन गया और फिर इस प्रकार से द्वितीय कर्नाटक युद्ध प्रारंभ हो गया। ये मैंने लिखा बेटा कि मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले का आपस में गठबंधन हो गया था। इससे पहले कि अपन डिटेल में जाएं तो कुछ मैप में आप जगह देख सकते हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ये मैंने पहले बताया था, अंबूर एक जगह आएगी जहाँ पर युद्ध हुआ था फेमस। दूसरी एक जगह आएगी त्रिचन्नापल्ली, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बहुत ही महत्वपूर्ण जगह, जहाँ से
क्लाइव का भाग्योदय हुआ तथा ईस्ट इंडिया कंपनी का भी किस्मत बदली। तंजौर अभी मैंने आपको बताया था कि जो संघर्ष चल रहा था, ये आरकोट कर्नाटक की राजधानी थी और ये वो जगह थी देवीकोटाई जो तंजौर के शासक प्रताप सिंह ने अंग्रेज़ों को मदद करने के बदले में दी थी। अब आप याद रखेंगे बेटा कि जब हम पढ़ेंगे तो मैप में थोड़ा सा ध्यान दो कि अंबूर से तिरुचन्नापल्ली, तिरुचन्नापल्ली से एक जगह पड़ती है जिंजी और जिंजी से वापस तिरुचन्नापल्ली। यहाँ पे संघर्ष के प्रमुख केंद्र इस दौरान रहे थे। ये पौंडीचेरी जहाँ पर फ्रांसीसियों का सबसे ज़्यादा प्रभाव था। तो यदि इस मैप को थोड़ा सा ध्यान में रखोगे तो इस द्वितीय कर्नाटक युद्ध को समझने में आपको आसानी रहेगी। एक बार फिर रिपीट कर दो, जो जगह मैंने बताई है अंबूर, तिरुचन्नापल्ली, जिंजी, और फिर आगे एक महत्वपूर्ण जगह थी आरकोट, ये आपका यहाँ पर था देवीकोटाई, और पौंडीचेरी तो आप जानते हैं। आइए अब आगे देखते हैं हुआ क्या था। बेटा जैसे मैंने आपको बताया कि मुजफ्फर जंग जो हैदराबाद के दावेदारी कर रहे थे, चंदा साहब जो कर्नाटक पर अपनी दावेदारी कर रहे थे, और फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, इन तीनों का गठबंधन हुआ और 3 अगस्त 1749 को अंबूर की प्रसिद्ध लड़ाई हुई, जिसमें एक तरफ तो ये गठबंधन था और दूसरी तरफ कर्नाटक का तत्कालीन नवाब अनवरुद्दीन था। इस लड़ाई में अनवरुद्दीन हार गया तथा उसे मार दिया गया। उसके बड़े पुत्र महफूज खां को, ध्यान दो आप, जिसने सेंट थोमे का युद्ध लड़ा था, उसको भी बंदी बना लिया गया तथा अनवरुद्दीन का जो दूसरा पुत्र था मोहम्मद अली, वो वहाँ से भागकर तिरुचन्नापल्ली चला गया। अब छात्र ध्यान देंगे मैप में, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये अंबूर है और ये तिरुचन्नापल्ली है, तो यहाँ से दूर वो चला गया तिरुचन्नापल्ली, और चंदा साहब के नेतृत्व में एक सेना के टुकड़े ने इसको घेर लिया। अब आगे क्या हुआ? अंबूर की लड़ाई के पश्चात 3 अगस्त को अंबूर की लड़ाई हुई और 4 अगस्त को आरकोट पर चंदा साहब का अधिकार हो गया। इस समय मुजफ्फर जंग ने आरकोट में स्वयं को दक्षिण का सूबेदार और चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब घोषित कर दिया। दोनों फ्रांसीसियों का धन्यवाद देने के लिए पौंडीचेरी चले गए। फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखिए ये अंबूर की लड़ाई, ये आरकोट, और आरकोट से वो आ जाते हैं पांडिचेरी। अब मैप से थोड़ा ध्यान दें, पांडिचेरी में आकर डुप्ले ने चंदा साहिब को तिरुचन्नापल्ली पर आक्रमण करने की सलाह दी, क्योंकि वो जानते थे कि यदि तिरुचन्नापल्ली में मोहम्मद अली को परास्त कर दिया गया तो पूरे कर्नाटक के ऊपर चंदा साहिब का नियंत्रण हो जाएगा और फ्रांसीसियों का प्रभाव भी वहाँ पर बढ़ जाएगा। इस समय मोहम्मद अली तिरुचन्नापल्ली में पूर्णतः सुरक्षित भी नहीं था क्योंकि उसके पास सेना कम थी, लेकिन जो चंदा साहब था उसने क्या काम किया कि तिरुचन्नापल्ली पर आक्रमण करने के बजाय आक्रमण किसके ऊपर कर दिया? तंजौर के ऊपर, ताकि अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ से धन प्राप्त किया जा सके। तो इस प्रकार छात्र ध्यान देंगे कि एक घेरा पड़ा हुआ है तिरुचन्नापल्ली में और दूसरा अटैक हो रहा है तंजौर के ऊपर। याद रखेंगे आप कि तंजौर में जो चंदा साहिब की कार्रवाई थी वो दिसंबर 1749 से लेकर मार्च 1750 तक जारी रही। दोनों ओर से किसी भी प्रकार की सक्रिय लड़ाई नहीं हुई। इसी समय नासिर जंग ने मुजफ्फर जंग के पास शांति समझौता करने का प्रस्ताव भी भिजवाया। अंग्रेज़ों ने क्या काम किया कि नासिर जंग को आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया
तथा नासिर जंग ने क्या किया कि मार्च 1750 में वो कर्नाटक के ऊपर उसने आक्रमण कर दिया। अब जैसे ही कर्नाटक के ऊपर आक्रमण हो, मैप से देखते रहे आप क्योंकि हैदराबाद के नज़दीक पड़ता है आरकोट, वैसे ही चंदा साहब को तंजौर छोड़कर पौंडीचेरी जाना पड़ा। लेकिन अंत में जिंजी नदी, ये जिंजी दुर्ग है, जिंजी के किनारे एक युद्ध हुआ जिसमें चंदा साहब और फ्रांसीसियों की पराजय हुई तथा मुजफ्फर जंग ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बावजूद डुप्ले ने साहस नहीं छोड़ा। इस समय अंग्रेज़ों ने क्या काम किया था, मोहम्मद अली के साथ जो सेना थी उसकी सुरक्षा के लिए उसको वापस बुला लिया था। तो डुप्ले ने क्या काम किया, द ऑटविले के नेतृत्व में एक फ्रांसीसी सेना मोहम्मद अली के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजी, जिसने सितंबर 1750 में मोहम्मद अली को पराजित कर दिया और मोहम्मद अली तिरुचिन्नापल्ली से वापस जिंजी भाग गया। उसका पीछा करते हुए फ्रांसीसी सेना ने सितंबर 1750 में जिंजी के दुर्ग को भी जीत लिया। यानी एक प्रकार से दोनों स्थानों पर जीत लिया, तिरुचिन्नापल्ली भी और जिंजी भी। यह फ्रांसीसियों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विजय थी। इसके पश्चात एक प्रकार से एक पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम देखते हैं कि हैदराबाद में क्या हो रहा था। हैदराबाद में क्या हुआ, और छात्र ध्यान देंगे कि मोहम्मद अली पहले तिरुचिन्नापल्ली में कैद था, वो जिंजी भाग गया, जिंजी से परास्त होने के पश्चात वो वापस तिरुचिन्नापल्ली में आ गया था। अब हैदराबाद में प्रारंभ में पलड़ा उसका भारी था नासिर जंग का, क्योंकि वो मुजफ्फर जंग को बंदी बनाकर अपने साथ ले आया था और उसने कर्नाटक के चंदा साहब और फ्रांसीसियों को भी परास्त कर दिया था। इसी समय हैदराबाद में नासिर जंग को हटाने के लिए षड्यंत्र हुआ तथा दिसंबर 1750 में कुडप्पा के नवाब ने नासिर जंग की हत्या कर दी। फ्रांसीसियों ने इस स्थिति का फ़ायदा उठाया तथा उन्होंने मुजफ्फर जंग को दक्कन यानी हैदराबाद का निज़ाम घोषित कर दिया। इस अवसर पर मुजफ्फर जंग ने डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिण से केप कैमरिन तक का क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया तथा उसे जफर जंग बहादुर की उपाधि प्रदान की। निज़ाम ने मछलीपट्टनम तथा क्राइकल पर भी फ्रांसीसी कंपनी का अधिकार स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से हैदराबाद में फ्रांसीसी प्रभाव स्थापित हो गया तथा कर्नाटक में भी फ्रांसीसियों का समर्थक चंदा साहब शासन कर रहा था, जिसको पुनः मुजफ्फर जंग ने कर्नाटक का नवाब नियुक्त कर दिया। इस प्रकार दिसंबर 1750 दिसंबर 1750 में जो फ्रांसीसी प्रभाव है वो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था। क्यों? क्योंकि आप देखें हैदराबाद जो बड़ी रियासत है वो उनके कब्जे में है और जो कर्नाटक है वो भी उनके प्रभाव क्षेत्र में, यानी दोनों महत्वपूर्ण जगह हैदराबाद और कर्नाटक में फ्रांसीसियों का प्रभाव था। लेकिन हैदराबाद के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। मुजफ्फर जंग अधिक समय तक शासन नहीं कर पाया और 1751 में, ये आप याद रखेंगे कि मुजफ्फर जंग के निज़ाम बन जाने के पश्चात हैदराबाद राज्य की तरफ से कर्नाटक युद्धों में कोई भी भाग नहीं लिया गया। 1751 में मुजफ्फर जंग की करनूल के नवाब द्वारा हत्या कर दी गई। इस समय फ्रांसीसी सेनापति बूसे ने बहुत ही समझदारी का परिचय दिया और उसने अपनी सूझबूझ से सलावत जंग को हैदराबाद का निज़ाम बना दिया। बूसी ने निज़ाम से अपनी सेना के खर्च के लिए उत्तरी सरकार को ले लिया, जिसमें मुस्तफ़ानगर, एलोर, राजमहेंद्री, श्रीकाकुलम नामक 4 ज़िले थे। इस प्रकार हैदराबाद में फ्रांसीसियों की शक्ति मजबूत हो गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं
कि अब चंदा साहब जुलाई 1751 में फ्रांसीसियों के साथ पांडिचेरी से आरकोट की ओर रवाना हुआ। आगे अपन देखेंगे कि किस प्रकार से कर्नाटक के ऊपर ब्रिटिश प्रभाव की स्थापना हुई। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि इस समय तिरुचिन्नापल्ली के ऊपर मोहम्मद अली शरण लिए हुए था तथा फ्रांसीसी सेनाओं ने उसे चारों ओर से घेर रखा था। छात्र याद रखेंगे कि इसी समय जो मद्रास के अंग्रेज गवर्नर थे, उन्होंने क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना वहाँ पर भेजी तिरुचिन्नापल्ली उसकी रक्षा के लिए। वह सेना मोहम्मद अली से मिली। कुछ बुक्स में ये लिखा मिलता है कि इस समय क्लाइव ने यह सलाह दी कि सबसे पहले आरकोट पर आक्रमण किया जाए, क्योंकि आरकोट जो कि कर्नाटक की राजधानी थी, ताकि चंदा साहब मजबूर होकर आरकोट की रक्षा के लिए तिरुचिन्नापल्ली का घेरा उठा लेगा। लेकिन यह संघर्ष सबसे पहले मोहम्मद अली ने अपने अंग्रेज सहयोगियों को दिया था। उसका कारण ये भी था कि यदि आरकोट पर आक्रमण किया जाता है तो जो चंदा साहब की सेना वो दो भागों में बंट जाएगी, एक आरकोट के लिए और दूसरी तिरुचिन्नापल्ली के लिए। और सेना कमज़ोर होने से कर्नाटक क्षेत्र में राजा साहब राजस्व वसूल भी नहीं कर पाएगा, जिससे उसकी स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। इस प्रकार एक प्लानिंग के तहत क्लाइव ने उसके ऊपर आरकोट के ऊपर आक्रमण कर दिया तथा 1 सितंबर 1751 को आरकोट के ऊपर अधिकार कर लिया। आरकोट की विजय ने कर्नाटक के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। धीरे धीरे अंग्रेज और मोहम्मद अली के साथ अनेक लोग इकट्ठा होने लगे। चंदा साहब ने आरकोट पर पुनः अधिकार करने के लिए अपने पुत्र रजा साहब के नेतृत्व में सेना भेजी। इस समय क्लाइव ने बहादुरी से लगभग 53 दिनों तक 23 सितंबर 1751 से 14 नवंबर 1751 तक राजा साहब के नेतृत्व में भेजी गई सेना का मुकाबला किया। और जब मेजर लॉरेंस सेना लेकर क्लाइव की सहायता के लिए आ गया तो उन्होंने मिलकर राजा साहब को परास्त कर दिया। इसके पश्चात अंग्रेज़ों और उसकी सहयोगी सेनाओं ने तिरुचिन्नापल्ली को घेर लिया, जहां पर मोहम्मद अली शरण लिए हुए था तथा 1 जून 1752 को चंदा साहब ने और फ्रांसीसियों की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस युद्ध में फ्रांसीसियों को भारी हानि उठानी पड़ी तथा फ्रांसीसी सेनापति लॉ मैदान से भाग गया। तिरुचिन्नापल्ली का घेरा भी समाप्त हो गया। इसी समय अंग्रेज़ों के सहयोगी तंजौर के राजा ने चंदा साहिब की हत्या कर दी। चंदा साहिब की मृत्यु के पश्चात ब्रिटिश समर्थक मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बना दिया गया, जिसके कारण अब कर्नाटक पर अंग्रेज़ों का प्रभाव स्थापित हो गया। तो जो 2 प्रमुख रियासतें थी, हैदराबाद पर फ्रांसीसी प्रभाव और कर्नाटक पर मोहम्मद अली का प्रभाव स्थापित हो गया, जो ब्रिटिश समर्थक था। लेकिन डुप्ले की इन आक्रामक नीतियों के कारण उसके अधिकारी तंग आ गए। इसके पश्चात भी डुप्ले ने मराठों और मैसूर के शासक तथा तंजौर के शासक के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करके तिरुचिन्नापल्ली की पुनः घेराबंदी की थी। लेकिन डुप्ले आखिरी तक तिरुचिन्नापल्ली को जीतने में असफल रहा। डुप्ले के इन कार्यों से फ्रांसीसी जो अधिकारी थे वो परेशान हो गए, क्योंकि इसमें निरंतर युद्धों के कारण कंपनी को आर्थिक हानि हो रही थी। इसलिए उन्होंने डुप्ले को हटाने का निश्चय किया
तथा उसके स्थान पर गोडेहू को भारत में भेजा, जिसने अगस्त 1754 में डुप्ले को हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लिया। दोनों पक्षों ने संधि स्थापित करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए परस्पर संधि की, जिसे पौंडीचेरी की संधि कहा जाता है। यह एक अस्थायी संधि थी जो दिसंबर 1754 में हुई तथा जनवरी 1755 में अनुमोदन होने के पश्चात यह संधि लागू की गई। तो छात्र विशेष रूप से याद रख लेंगे कि अस्थायी संधि हुई दिसंबर 1754 में और लागू हुई जनवरी 1755 में। इस प्रकार से द्वितीय कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ। जहाँ तक परिणाम का संबंध है, दोनों पक्ष लगभग बराबर रहे। हैदराबाद में फ्रांसीसियों का और कर्नाटक में अंग्रेज़ों का प्रभाव बढ़ गया, लेकिन डुप्ले जैसे महान कूटनीतिज्ञ के जाने से अंग्रेज़ों को आगामी युद्धों में बहुत फ़ायदा हुआ। इसलिए अगली क्लास में हम देखेंगे कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को दक्षिण भारत में समाप्त कर अपना वर्चस्व स्थापित किया। अगली क्लास में मिलते हैं कर्नाटक के तृतीय युद्ध के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।